हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस और उसके जजमेंट पर बात करने वाला हूं, जिसका रिसेंटली मुझे कल ही पता चला। एक केस हमारे शहर में हम फाइट कर रहे थे और उस केस के अंतर्गत लड़की का मेंटेनेंस शून्य कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ एक खास बात है। इस पूरे मामले में जो लड़का था वो गवर्नमेंट जॉब में था, यानी फिक्स सैलरी आती थी, सैलरी स्लिप रिकॉर्ड पे लगी हुई थी। लड़की की कोई जॉब नहीं थी, लड़की किसी प्रकार की एडल्ट्री में नहीं थी। केवल उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे और तथ्य और परिस्थितियों के बेस पे उसका मेंटेनेंस जीरो कर दिया गया। अब दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन आज बिल्कुल प्रैक्टिकल पूरा केस भी बताऊंगा और जजमेंट का कुछ पार्ट भी आपको इस वीडियो में शो करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कोशिश करें तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों देखो, कोई भी अगर केस लेकर के आता है कि साहब मेरा केस है, या कोई डिस्कस भी करता है, वैसे भी मिल जाता है कभी कोर्ट में, पूछता है कि सर एक चीज पूछनी है, बताइए कि मेरी इतनी सैलरी है, मेरी पत्नी कोई काम नहीं करती है, मेरा मेंटेनेंस बंधेगा या नहीं बंधेगा? तो आंसर होता है कि 100% बंधेगा। हर एक व्यक्ति को हम यही कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर केस चल रहा है तो हमें यह सोच करके अपने हाथ नहीं छोड़ देने चाहिए कि मेंटेनेंस तो बंधना ही है और हम कोशिश ही ना करें। कोशिश बहुत अपर लेवल की होनी चाहिए कि ना बंधे। ठीक है, हमें पता है कि बनता है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है जब आप कोशिश करते हैं तो कुछ मामलों में आपकी कोशिश सक्सेसफुल भी हो जाती है, और इस तरह के जजमेंट 2025 में भी आ जाते हैं। चाहे लड़की का केस सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि भैया तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत है, तुम खुद कमाने में सक्षम हो, खुद आप कमा सकती हो, तो मेंटेनेंस देना आपको युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। और यह कहते हुए लड़की का मेंटेनेंस बिल्कुल शून्य कर दिया गया। दोस्तों, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना। वीडियो में बने रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ यहां से सीख करके जाएंगे और अपने अपने मामलों में यूज करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मामलों को इसी प्रकार से लड़ेंगे जैसे कि मामला लड़ा जा रहा है, और अपने अपने मामलों में इसका लाभ भी उठाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा कि हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों देखिए, अब मैं पहले आपको पूरा केस और इसकी परिस्थितियां समझाता हूं। दोस्तों, मामला ऐसा था कि लड़का पिछले साल यानी 1 साल पहले हमारे पास आता है और कहता है कि साहब मेरी शादी अभी अभी हुई है। शादी के बाद मुझे कुछ पता चला है कि लड़की को कुछ मेडिकल इश्यूज थे जो पहले से हमें नहीं बताए गए थे, तो इस बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहां से आगे दो ऑप्शन थे, या तो नल एंड वॉइड के बेसिस पे हम जाएं सेक्शन 12 लेकर के, या फिर हम डाइवोर्स फाइल करें। लेकिन दोस्तों, परिस्थिति ऐसी थी कि लड़के के पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स काफी सारे थे जो उसने इलाज कराया, और कुछ कागज ऐसे थे जिनमें डॉक्टर ने खुद लिख करके दिया था उसके बिहेवियर के बारे में कि उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, और भी ऐसे कई सारे तमाम कागज थे जिनमें बहुत सारी डिस्क्रिप्शन लड़की के बारे में डॉक्टर ने खुद लिख करके दी थी, यानी प्रूफ थे हमारे पास इस बात के। और दोस्तों, शादी को भी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था, तो हमने प्रेफर किया कि हम नल एंड वॉइड का केस डालते हैं। हमने सेक्शन 12 फाइल किया इस मैरिज को वॉइडेबल घोषित कराने के लिए, और एज यूजुअल जब उनको नोटिस मिला तो नोटिस मिलने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक डीवी का केस भी फाइल कर दिया, हमारे ऊपर एक एफआईआर भी करा दी, और जो ये केस था इस केस के अंदर आकर के 24 एचएमए की एक एप्लीकेशन लगा दी जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस भी मांगा और लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी मांगे। तो दोस्तों, अब यहां पे मेंटेनेंस मांगा गया था लगभग 30 या 35,000 पर मंथ, और लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगा गया था 50,000 रुपए। अब आपको पता ही है कि आपके डाइवोर्स के केस में या किसी भी हिंदू मैरिज एक्ट के केस में जब सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन आती है तो पहले उसको डिसाइड किया जाता है। तो हमको ये बोला जाता है कि भाई आप इसका ऑब्जेक्शन पहले फाइल कीजिए, पहले 24 एचएमए को डिसाइड करेंगे, और हम इस बात का हमें पता ही होता है, मेंटली प्रिपेयर ही होते हैं। तो हमने बोला ठीक है, हमने उसका रिप्लाई फाइल किया। रिप्लाई में हम जितना अच्छा कर सकते थे हमने किया, बढ़िया से बढ़िया रिप्लाई हमने अपनी तरफ से दिया। लड़की का एफिडेविट आया। लड़की के एफिडेविट में लड़की की क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी मास्टर डिग्री, और दोस्तों अपनी जो उसने 24 एचएमए की पिटीशन डाली थी उसके अंदर उसने लिखा था कि लड़की साधारण पढ़ी लिखी है, यानी प्योर कॉन्ट्राडिक्शन था इस चीज पे। लड़की ने कुछ अपने दस्तावेज भी शामिल किए जिसमें उसके 1 साल की बैंक स्टेटमेंट भी थी। दोस्तों, इस 1 साल की बैंक स्टेटमेंट के अलावा लड़की ने कुछ भी दाखिल नहीं किया, जबकि कानून यह कहता है कि आपको 3 साल की बैंक स्टेटमेंट दाखिल करनी होती है। लिहाजा हमने डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन की एक एप्लीकेशन लगा दी। उसके जवाब में उन्होंने अपनी बाकी की बैंक स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस कर दी। अब दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करने पर यह पता चलता था कि लड़की के खाते में हर महीने कुछ ना कुछ एंट्री आई हैं, कभी 20,000 आए हैं, कभी 10,000 आए हैं, कभी 24,000 आए हैं, लेकिन कोई फिक्स हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था कि लड़की कोई जॉब करती है या पैसे कहां से आ रहे हैं। इसके जस्टिफिकेशन में लड़की ने यह कहा कि भाई ऐसा है, ये पैसे मेरे ही माता पिता ने मेरे खर्चे के लिए समय समय पर जमा कराए हैं, ये उनका जस्टिफिकेशन था। और एक जगह पे लड़की के खाते में मोटी अमाउंट आ रही थी, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। उसका जस्टिफिकेशन लड़की का यह था कि मेरे माता पिता ने एफडी कराई थी, उसका पैसा आया है।
तो दोस्तों ये पूरे मामले की परिस्थितियां थी। अब इस पे आर्ग्यूमेंट होने थे। तो जब इस पे आर्ग्यूमेंट हुए तो उन्होंने अपनी बात रखी कि भैया जो भी उन्होंने अपना वर्जन बताया था कि हमें घर से निकाल दिया है, हमारा पिटा है, हमारे साथ जो भी प्रताड़ना हुई है, लिहाजा हमें इतना पैसा दिया जाना चाहिए क्योंकि जो विपक्षी है वो गवर्नमेंट जॉब में और उसको प्रॉपर सैलरी आती है, तो हमें इतना मेंटेनेंस दिलाया जाना चाहिए, इतना लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिलाया जाना चाहिए। हमारे आर्ग्यूमेंट का मुख्य पार्ट ये था कि भैया लड़की मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री है मतलब खुद वेल क्वालिफाइड है, खुद कमा सकती है। और सेक्शन 24 में तो उन लोगों के लिए है जहां पर आप कमाने में बिल्कुल असक्षम हो, एक पार्टी कमाने में असक्षम है, और यहां पे तो लड़की की सक्षमता दिखती है, वो अपने एफिडेविट में खुद कहती है कि मैं मास्टर डिग्री हूं। सेकंड चीज, लड़की के खाते में 8 महीने के अंदर अंदर 2 लाख रुपए क्रेडिट होता है। वो 2 लाख रुपए अलग अलग महीनों में क्रेडिट होता है। इससे पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं से तो उसके पास कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। हालांकि जॉब का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा तो उसके पास आ रहा है। अगर पूरी अकाउंट स्टेटमेंट को देखें, उनका जो जस्टिफिकेशन है कि माता पिता ने डलवाए, तो जब आप माता पिता के साथ ही रह रहे हैं तो माता पिता आपके खाते में क्यों पैसे डलवाएंगे? वो तो आप उन्हीं के घर में रह रहे हैं तो खर्चा कर ही रहे हैं आप पे नेचुरली। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर महीने आपके खाते में एक पर्टिकुलर अमाउंट डलवाए। और जो एफडी वाली बात है, अगर वो एफडी आपकी थी और वो टूट के उसमें पैसे आए हैं तो उस एफडी को भी तो आपको अपने एफिडेविट में शो करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया आपने? तो वो तो आपका एक और फॉल्ट है, आपका जस्टिफिकेशन आपका एक और फॉल्ट बता रहा है। तो दोस्तों ये हमारे टोटल आर्ग्यूमेंट थे इस पूरे मामले के अंदर, और ये मामले में आर्ग्यूमेंट सुन के जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों जब इस पे जजमेंट आया, हमने ऑर्डर की कॉपी पढ़ी, तो ऑर्डर की कॉपी में सारी चीजें डिटेल में मेंशन थी, और लास्ट में उन्होंने ये लिखा था कि लड़की वेल क्वालिफाइड है, उच्च शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, और पूरे मामले में जो हमने तथ्य और परिस्थितियों का अवलोकन किया है उससे यह प्रतीत होता है पत्नी को इस स्टेज पर भरण पोषण के लिए कोई भी ऑर्डर किया जाना युक्त प्रतीत नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो केस में इसी वजह से आई है क्योंकि केस लड़के ने फाइल किया है, तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस के एक बार 25,000 रुपए पे करने हैं, लेकिन मंथली मेंटेनेंस कोई भी नहीं बांधा, सिरे से पूरी पिटीशन खारिज कर दी गई। अब दोस्तों इस प्रकार के जो जजमेंट है पूरे तरीके से अपवाद है, क्योंकि आज के समय आप चाहे किसी से पूछ लो, अगर वो जेन्युइनली आपको बताएगा तो यही कहेगा कि भैया अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, 70,000 रुपये महीना उसकी सैलरी है, लड़की की कोई जॉब रिकॉर्ड पे नहीं है, लड़की की कोई सैलरी रिकॉर्ड पे नहीं है, तो मेंटेनेंस बंधेगा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद मैं आपको कहूंगा कि आप शिद्दत के साथ फाइट करते हो, अच्छे आर्ग्यूमेंट करते हो, अच्छे तरीके से केस में स्ट्रेटेजिकल आ रहे हो, बढ़िया रिप्लाई फाइल किया, बढ़िया एफिडेविट फाइल किया, ढंग से ऑब्जेक्शन किया है चीजों का, तो दोस्तों आज 2025 में भी ये पॉसिबल है। और ये मामला इस बात का जीता जागता उदाहरण है जहां पर 24 HMA को बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेंटेनेंस अमाउंट होता है ये बहुत हद तक ये निर्धारित करता है कि आपका सेटलमेंट कब होगा। क्योंकि अगर मेंटेनेंस की अमाउंट बहुत ज्यादा लग जाती है तो उस केस में कई बार दूसरी पार्टी ये सोचती है कि भाई मेंटेनेंस तो आ ही रहा है, इसको चलाते रहो, खींचते रहो। और अगर मेंटेनेंस नहीं लगता है, खारिज हो जाता है, बहुत नगण्य लगता है, कम लगता है, तो पार्टी सोचती है इससे ज्यादा पैसा तो हमारा कोर्ट में जा रहा है, इससे बेहतर है कि बैठ के समझौता कर लेते हैं। आपके जो मामले कॉम्प्रोमाइज के बेस पे खत्म होते हैं उसमें मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा कारक होता है। तो दोस्तों इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मेरिट के बेस पे फाइट करें और डट के फाइट करें, जम के कॉन्फिडेंस से फाइट करें। आपके मामले में भी इस प्रकार के निर्णय आ सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।